नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के तहत अनुसंधान प्रारूप रिसर्च डिजाइन पे चर्चा करेंगे। रिसर्च डिजाइन का अर्थ एवं परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके चरण कौन कौन से हैं, लक्ष्य कौन से हैं और सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 9 प्रकार के रिसर्च डिजाइन की आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे और क्लास के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे कि रिसर्च डिजाइन से प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो रिसर्च डिजाइन से शब्द से तात्पर्य है कि रूपरेखा बनाना। किसी मकान का हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से रिसर्च की डिजाइन बनाई जाती है, यानी पहले से कोई योजना बनाना, किसी कार्यक्रम को या किसी कार्य को नियोजित करना। तो जैसे कि हम इसकी रिसर्च डिजाइन की तुलना है वो मकान से कर सकते हैं, नक्शे से कर सकते हैं। तो हम कोई जब मकान बनाने की योजना बनाते हैं तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसकी नींव से लेकर उसकी छत तक और उसके बाद में भी कौन कौन सा काम कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितना खर्च आएगा, सब कुछ अगर हम पहले से ही चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमारा एक सुंदर मकान है वो तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले से योजना नहीं बनाते हैं, तब ना हम समय का ध्यान रखते हैं, ना हम धन का ध्यान रखते हैं, ना हम डिजाइन का ध्यान रखते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। कई बार बने हुए मकान को तोड़ना पड़ता है या कई बार मकान को बीच में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले से योजना नहीं बनाई। हमारे पास 10 लाख रुपए है तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करके चलेंगे, तब तो हम बना पाएंगे, मकान छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो बीच में ही हमारे रकम है वो पूरी हो जाएगी और मकान है वो अधूरा रह जाएगा। ऐसा मकान बनाते समय बहुत बार होता है और जो रिसर्च डिजाइन बनाते हैं उसमें भी ऐसा बहुत बार होता है। अगर सही तरीके से रिसर्च डिजाइन नहीं की जाती है तो वो अनुसंधान पूरा नहीं होता है। अब ये कहेंगे जी नक्शा नहीं बनवाते हैं, जरूरी नहीं कि नक्शा हम या योजना किसी और से बनवाएं, हम खुद भी बनाते हैं कि यहाँ पे ये मकान बन जाएगा, यहाँ पे इतने कमरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सब कुछ। तो रिसर्च डिजाइन में भी वही होती है कि हम उसकी पहले पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं कि तथ्य कहाँ से लेने हैं, किस क्षेत्र के लेने हैं, कब लेने हैं, कितना खर्च लगेगा, सब कुछ उसमें हम तय करते हैं। तो जिस प्रकार से मकान बनाते हैं उसी प्रकार से रिसर्च डिजाइन हम बनाते हैं। अगर हम रिसर्च डिजाइन सही नहीं बनाएंगे तो हमारा शोध कार्य अधूरा रह जाता है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनका रिसर्च डिजाइन सही नहीं था और उनका जो रिसर्च था, पीएचडी था, वो अधूरा रह गया। तो रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? तो हम समझ ही गए होंगे कि रिसर्च डिजाइन है वो शोध का, यानी रिसर्च का प्रारंभ से लेकर अंत तक की योजना है। प्रारंभ से लेकर अंत तक की योजना को ही हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं। रिसर्च डिजाइन हो गया, इसको अनुसंधान अभिकल्प भी कहते हैं, इसको अनुसंधान रूपरेखा भी कहते हैं, इसको रिसर्च ब्लूप्रिंट भी हम कहते हैं। तो क्या है, किसी भी अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया, किसी भी अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया जो वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी किसी भी अनुसंधान की संपूर्ण क्रिया से संबंधित जो वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रारूप तैयार किया जाता है उसे हम शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन कहते हैं। 2 चीजें यहां पे शब्द आए हैं, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक। वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक, तो रिसर्च डिजाइन है वो व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो आदर्श हम बना ली कि ये इस प्रकार से करेंगे, बड़े बड़े हम ख्वाब देख लेते हैं और जो धरातल पे संभव ही नहीं है, तो वो रिसर्च डिजाइन किसी काम की नहीं होगी। तो इसकी गुण की बात करें तो इसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। ये दोनों रिसर्च डिजाइन की विशेषता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित है, प्रारंभ से लेकर अंत तक संबंधित है। एकाफ ने अपनी पुस्तक द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में इसकी तुलना भवन निर्माण से की है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे तथ्य किस विधि से ग्रहण किए जाएंगे, विधि का निर्धारण किया जाता है, कैसे किए जाएंगे, किन लोगों से किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, कहाँ से किए जाएंगे, ये सारे के सारे जो रिसर्च क्वेश्चन हैं जो हमें बाद में जिनको फेस करना है
वो सब इस रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है, अनुसंधान अभिकल्प के दौरान आता है। तो अब समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स है, तत्व कौन कौन से हैं रिसर्च डिजाइन के। रिसर्च डिजाइन के तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है प्रपोज स्टेटमेंट, यानी जो हमारा विषय चयन है, हमारा जो प्रारंभिक स्टेटमेंट है, उससे लेकर एनालिसिस मेथड तक, यहां से लेकर शुरू होता है और यहां तक सारे के सारे इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो रिसर्च डिजाइन के अंदर आती है कि टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, मेथडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, सेटिंग क्या है, टाइमलाइन क्या होगी, कब से कब तक हमें करना है, मेजरमेंट क्या है। तो ये सारे के सारे रिसर्च डिजाइन के तत्व हैं। क्या है? रिसर्च डिजाइन के एलिमेंट्स हैं। इनके लिए ही रिसर्च डिजाइन की जाती है। अगर हम परिभाषा तो समझ गए होंगे रिसर्च डिजाइन, तो डिजाइन है किसकी? रिसर्च की। डिजाइन तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं, रूपरेखा, प्रारूप, या हो सकता है और कोई नाम हो। तो हिंदी में इसके 5 नाम आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही है, रिसर्च डिजाइन। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो पीवी यंग ने क्या कहा है? पीवी यंग ने कहा एक शोध प्रारूप किसी शोध की तार्किक एवं व्यवस्थित योजना एवं उसका निर्देशन है। क्या है शोध प्रारूप? क्या है? किसी शोध की एक तार्किक एवं व्यवस्थित योजना है और उसका निर्देशन है। तो ये जो तार्किक योजना की बात है ये किसने कही है? पीवी यंग ने कही है। परिभाषा कहते हो कि बार बार की परिभाषाएं कम याद आती है, तो परिभाषा का कोई ना कोई कीवर्ड्स हमें पकड़ना पड़ेगा। तो तार्किक एवं व्यवस्थित योजना, उसका निर्देशन पीवी यंग ने। सेल्टीज एवं जहोदा ने क्या कहा कि अनुसंधान प्रारूप से तात्पर्य है पूर्व निर्धारित रूपरेखा। पूर्व निर्धारित रूपरेखा यानी पहले से ही प्लान की गई रूपरेखा या डिजाइन। एकॉफ ने क्या कहा कि सामाजिक अनुसंधान प्रयत्नों के निर्माण से संबंधित विविध चरणों एवं प्रक्रियाओं की योजना बनाना है। रिसर्च डिजाइन क्या है कि अनुसंधान से संबंधित विभिन्न चरण हैं और प्रक्रिया है, उसकी योजना बनाना। हेनरी हेनमैन ने क्या कहा? यह केवल तथ्य संकलन या अन्य निर्णयों से संबंधित पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि इन निर्णयों का यानी तथ्य संकलन और अन्य जो भी चीजें हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, हमारी उपकरण कौन से होंगे, हमारे निर्देशन किस प्रकार से करेंगे, इन सभी निर्णयों का तर्क संगत आधार प्रस्तुत है वो हम किस में करते हैं? रिसर्च डिजाइन में करते हैं। तो ये 4 परिभाषाएं हैं। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिसर्च डिजाइन किससे कहते हैं। तो ये एक विधि को समायोजित करने का एक तरीका है अनुसंधान के प्रारंभ से लेकर अंत तक। अगर हम और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ें कि रिसर्च डिजाइन क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो एक ये रूपरेखा है, एक ब्लूप्रिंट है जिसकी रचना है वो अनुसंधान से पूर्व की जाती है। यानी ये जब हम सामाजिक अनुसंधान के चरण पढ़ते हैं तो चरण में पहले हमने विषय का चयन कर लिया, फिर हमने उपलब्ध साहित्य की समीक्षा कर ली, फिर हमने उपकल्पना निर्मित कर ली। उसके बाद में जब मेन जो रिसर्च हमें स्टार्ट करनी है, अनुसंधान कार्य शुरू करना है, उससे पहले ये डिजाइन है वो तैयार किया जाता है। आगे है ये प्रारंभ से लेकर अंत तक के सभी चरणों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवस्थित करता है। उपलब्ध संसाधन, अब ऐसा तो नहीं है कि अपने पास संसाधन है वो हम जो चाहेंगे संसाधन ले लेंगे। जब हम मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो वो हम सभी उसको व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो ये प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चरणों का वर्णन है। यह जटिलता को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। ये जटिलता को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें लचीलापन होना चाहिए, ये इसकी विशेषता मान लो या इसका गुण मान लो कि लचीलापन होगा तो अगर थोड़ी बहुत परिवर्तन की गुंजाइश होगी
तो हम उसमें थोड़ा सा संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार रिसर्च डिजाइन बना दी तो बना दी, उसमें परिवर्तन नहीं है। तो इसमें लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तन की गुंजाइश है वो होनी चाहिए, कार्यकुशल और उपयुक्त होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन है जो जिसमें व्यक्ति है वो कार्य कर सके। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब क्या है, इसके लक्ष्य क्या है या इसके कार्य क्या हैं, प्रकार्य क्या है अनुसंधान अभिकल्प के। तो ब्लेक एवं चैंपियन ने 3 कार्य बताए हैं। एक तो ये ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराता है, दूसरा ये अनुसंधान की सीमाओं को सीमित एवं निर्देशित करता है, यानी अनुसंधान की जो लिमिट है उसको बांध के रखता है, उसके बाद हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, जिस विषय का हमें करना है, जो भी चीजें हमें लेनी है, उसकी एक सीमा होती है, उसको सीमित कर देता है, यानी एक दायरा बना देता है कि आपको जो भी काम करना है इस दायरे के अंदर रहकर ही करना है, इससे बाहर नहीं करना है। और ये जो संभावित समस्याएं आएगी तो उसका पूर्वानुमान लगाता है और उसको शोध को क्या करता है, आसान बनाता है। शोध को क्या बनाता है, आसान बनाता है। रिसर्च डिजाइन है जो, तो पूर्वानुमान लगा लेता है संभावित समस्या की कि ये समस्याएं हैं वो आने वाली है, और उसके बाद में उसका पहले से ही निपटारा कर लेता है कि अगर ये समस्या आएगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर मकान की हम बात करें तो मकान में जब क्या आता है कि छत का जब लेंटर डाला जाता है, छत जब डाली जाती है तो आरसीसी की छत होती है, तो उसमें क्या होता है कि 10 या 15 दिन उसको छोड़ना पड़ता है सुखाने के लिए। अब 10-15 दिन जो मजदूर हैं, मिस्त्री है, वो क्या काम करेगा? अगर पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तब तो वो 10-15 दिन बेकार नहीं होगा, वरना फिर क्या होता है कि वो मिस्त्री और मजदूर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनको कहता है कि अब 10-15 दिन लगेंगे, अब कोई काम नहीं हो सकता अगर रिसर्च डिजाइन या पहले से हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो, और बाद में वो मुश्किल से आते हैं। तो इसी प्रकार से जो रिसर्च के अंदर जो समस्याएं आएगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने 300 सैंपल ले लिए, 300 लोगों का चयन कर लिया कि इन लोगों से हम सैंपलिंग है वो इकट्ठा करेंगे। अब मान लेते हैं कि उनमें से 30 लोगों ने या तो जो हमने प्रश्न पूछने चाहे उनके जवाब देने से मना कर दिया, या वो वहां पर गांव में नहीं है, वो विदेश में रह रहे हैं। अब क्या करोगे आप? कितने बच गए? 270 बच गए। अगर हम रिसर्च डिजाइन के अंदर पहले से ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि कुछ जो सैंपल है वो उपलब्ध ना हो, तो पहले से प्लानिंग करके चलते हैं और कुछ वैकल्पिक सैंपलों की व्यवस्था करके चलते हैं कि हाँ अगर कोई मना करेगा तो हम ये सैंपल उठाएंगे। तो ये इसके कार्य है। इनके अलावा ये कठिनाइयों को कम करता है और ये इससे क्या होता है, समय एवं धन की बचत होती है। किसकी? समय एवं धन की बचत है वो अनुसंधान प्रारूप से होती है। इसका महत्व मान लो, इसका कार्य मान लो। तो ये बात तो हो गई। अब आगे है कि रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो कौन कौन से चरण हमें स्पष्ट करने पड़ते हैं, किन किन चरणों से होकर जो रिसर्च डिजाइन है वो बनती है। तो किन किन चरणों से रिसर्च डिजाइन बनती है? जिस प्रकार से अनुसंधान के भी चरण होते हैं उसी प्रकार से रिसर्च डिजाइन के भी अलग अलग चरण होते हैं। उसके बाद में हम ये प्रकार है वो करेंगे। तो चरण की बात करें तो सबसे पहले तो अध्ययन विषय या समस्या को स्पष्ट करना होता है। सबसे पहले अध्ययन विषय तो हमने सोच लिया, लेकिन उसको स्पष्ट तो करना होगा ना। फिर हमें उसका उद्देश्य स्पष्ट करना होगा दूसरे चरण में कि हम ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, और उनकी सीमाओं का निर्धारण करना होता है कि हमें अगर ये टॉपिक हमने डिसाइड किया है तो केवल इसी टॉपिक पे इन चीजों पे हम अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य और सीमाओं का निर्धारण, उपकल्पना निर्माण करते हैं। फिर बाद में फिर चर अवधारणा भी, जो उपकल्पना के अंदर चर होते हैं, जो हमारी रिसर्च के अंदर जो जो अवधारणाएं आएगी उन अवधारणाओं को पहले से ही हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगर परिभाषित नहीं करेंगे तो फिर अलग अलग लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे। हमारे कई बारी बड़ी समस्या आती है कि हम कुछ बोलते हैं और दूसरा कुछ और समझता है, क्योंकि जब तक हम अवधारणाओं को समझेंगे नहीं तब तक ये चीजें हैं वो आती रहेगी। जैसे कि और इसमें क्या करते हैं, निर्देशन इकाइयों का चयन करते हैं हम।
फिर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी टूल्स का प्रयोग करेंगे और सैंपलिंग के जरिए किन किन इकाइयों को हम लेंगे, इन सब का है वो चयन इसमें किया जाता है। बाद में क्या होता है, जब हमारी रिसर्च डिजाइन बन जाती है तो एक बार उसका पूर्व परीक्षण या पुरोगामी अध्ययन है वो किया जाता है, प्री टेस्टिंग एवं पायलट स्टडी की जाती है। भी जो हमने रिसर्च डिजाइन तैयार किया है क्या वास्तव में वो बगैर व्यवधान से उसको हम पूरा कर सकते हैं या क्या क्या बाधा उसमें आ सकती है। तो उसका जैसे ही रिसर्च डिजाइन हमारा तैयार हो जाता है, एक बार हम उसकी जांच करते हैं, उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं। तो प्री टेस्टिंग एवं पायलट स्टडी, इन दोनों में हल्का सा अंतर है, दोनों एक नहीं है। प्री टेस्टिंग यानी जो भी रिसर्च डिजाइन के अंदर हमने उपकरण रखे हैं और जो पद्धति हमने डिसाइड की है उनकी टेस्टिंग की जाती है, किसमें, प्री टेस्टिंग के अंदर। पद्धति और जो उपकरण है उनकी छोटे स्तर पर जांच है वो हम प्री टेस्टिंग में या पूर्व परीक्षण में करते हैं। तो इसको बोलते हैं पद्धति शास्त्रीय पूर्वाभ्यास। पद्धति शास्त्र का पहले से ही अभ्यास कर लेना। तो ये तो पूर्व परीक्षण हो गया। तो पूर्व परीक्षण में क्या हुआ है, पद्धति एवं उपकरणों की जांच होती है, जबकि पूर्वगामी अनुसंधान में या पायलट परीक्षण में या पूर्व सर्वेक्षण में, जिसको हम लघु शोध भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पुरोगामी अध्ययन को लघु शोध। तो इसमें हम सभी चीजों की जांच है वो, सभी अंगों की जांच है वो करते हैं। तो ये दोनों काम लगभग एक साथ ही होते हैं। जब हम लघु शोध करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, तो उस दौरान प्री टेस्टिंग भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। आगे है, फिर तथ्य इकट्ठे कर लेंगे। हमने अगर कोई इसमें रिसर्च डिजाइन तैयार की, इसका जब हमने टेस्टिंग की, थोड़ा बहुत अगर किंतु परंतु लगा, जैसे कि किसी को कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, जब हमने अनुसूची तैयार की और हमने वो भरवाई, तो लोगों को हो सकता है कोई पर्सन समझ में ना आए, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया। तो उसके बाद फाइनल रूप हम डिजाइन को देते हैं। फाइनल रूप देने के बाद में फिर हम आधार सामग्री या फिर इसको तथ्य संकलन इसको बोल देते हैं। अभी एक कॉल आया था कि सर ये बुनियादी आंकड़े हमारे क्या है, एक टॉपिक के अंदर बुनियादी आंकड़े हैं। बुनियादी आंकड़े ये कौन सा टॉपिक है, तो ये आधार सामग्री को ही बुनियादी आंकड़े कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुनियादी आंकड़े। अब क्या है, बुनियादी आंकड़े या आधार सामग्री या तथ्य संकलित हम कर चुके हैं, उसका वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है और अंत के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस सब की प्लानिंग है वो रिसर्च डिजाइन में करती है कि वर्गीकरण कैसे करेंगे, सारणीयन कैसे करेंगे, विश्लेषण किस पद्धति से करेंगे और रिपोर्ट है वो कैसे लिखेंगे। तो सारा का सारा, लेकिन यानी नींव भरने से लेकर पूरा मकान तैयार होने तक, यानी विषय चयन से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक हम रिसर्च डिजाइन में शामिल करते हैं। आगे है कि प्रकार कौन कौन से। सबसे महत्वपूर्ण जो रिसर्च डिजाइन के अंदर है वो प्रकार हैं कि रिसर्च डिजाइन के प्रकार कितने हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक अन्वेषणात्मक या निरूपात्मक, अन्वेषणात्मक या निरूपात्मक रिसर्च डिजाइन, इसको क्या बोल देते हैं, पररचना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पररचना भी बोल देते हैं। तो जब किसी सामाजिक घटना के अंतर्निहित कारणों या कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना हो और उस विषय की या उस सामाजिक घटना के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव हो, तब अन्वेषणात्मक रिसर्च डिजाइन तैयार किया जाता है। इसका उपयोग है वो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि भारत के अंदर अभी 5G आ रहा है। क्या आ रहा है, 5G आ रहा है। पहले 2G था, 3G, 4G, अब 5G आ गया।
अब 5G जो डाटा आ रहा है उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अनुमान ही लगा सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इससे संबंधित अगर कोई बात है तो उसको हम क्या रखेंगे, अन्वेषणात्मक रिसर्च डिजाइन में रखेंगे, तब ये इस प्रकार का डिजाइन है वो तैयार होगा। अब आप कहोगे कि सर 5G 4G इनका समाज से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। आजकल आप देखते हो ना कि लोगों में सहन शक्ति नहीं बची है, हम किसी को थोड़ा सा भी कुछ कह देते हैं तो वो क्या होता है, फट से आग बबूला हो जाता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं रही है। ये कहां से आई है, ये चीज कहां से आई है पता आपको, ये 4G से आई है, 3G से आई है। 2G में हम क्या करते थे, जब 2G डाटा हम करते थे तो बड़ा वो स्लो घूमता था, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, हम अगर कोई डाउनलोडिंग थी वो लगा के छोड़ देते थे, बड़ा हमें धैर्य था। उसमें 1 घंटे के अंदर कोई फाइल डाउनलोड होती थी तो हम बड़ी शांति से 1 घंटे तक इंतजार कर रहे होते थे। इसी प्रकार से जब कोई हमें बोल देता था तो हम बहुत ही धैर्य के साथ उसको सुन लेते थे। फिर क्या आ गया, 4G आ गया। 4G आने से क्या हो गया कि तुरंत वो 1 घंटा लग रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मिनट में। और आजकल अगर अपनी कोई फाइल डाउनलोड नहीं होती ना, अगर स्लो चले तो अपने को क्या जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, हम सहन नहीं कर सकते इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वही चीज अगर कोई हमें कुछ हमारे बारे में या हम किसी को और के बारे में कुछ कह देते हैं तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब हम उसके समय रखने के, धैर्य रखने के आदी नहीं रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जिनका ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो उसे अन्वेषणात्मक अनुसंधान हम डिजाइन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, परिकल्पना है, उसका निर्माण प्रारंभिक स्तर पे नहीं होता है, क्योंकि परिकल्पना का मतलब कोई अनुमान लगाना। तो जब चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है तो अनुमान कहां से लगाएंगे। तो इसमें परिकल्पना का निर्माण है वो आरंभिक स्तर पे नहीं होता है, बल्कि बाद में किया जाता है। कब किया जाता है, रिसर्च के अंत में किया जाता है। अब क्या है कि मैं एक गाइड पढ़ रहा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उसका, भी यंग से जुड़ी हुई है, तो उसमें क्या है कि हर बार ये दिक्कत आ रही है कि किस रिसर्च डिजाइन में उपकल्पना का निर्माण प्रारंभिक स्तर पे किया जाता है। तो बार बार वो बोल रहे थे अन्वेषणात्मक, तो वो गलत है। अन्वेषणात्मक में जो हाइपोथेसिस है वो पहले बिल्ड नहीं की जाती है, वो अंत में की जाती है। तो इसमें सूचनाएं, तथ्य संकलित करना, डाटा जब हमारे पास आ जाएगा फिर हम परिकल्पना का निर्माण है वो करेंगे, फिर हम अनुमान लगाने के लायक हो जाएंगे। दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो जब किसी घटना, किसी स्थिति, किसी समूह, समुदाय, समस्या आदि के बारे में उसका वर्णन करना हो तब ये रिसर्च डिजाइन है वो काम में लिया जाता है। जैसे किसी चर की बारंबारता कितनी है, बारंबारता यानी किस लोगों में किस लेवल पे चीजें हैं वो बार बार हो रही है। यानी समाज में मैं कहूँ कि कितने लोग हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, यानी बारंबारता कितनी है, एक दिन में कितनी बार लोग हैं वो चाय पीते हैं। तो कोई भी चीज है सामाजिक घटना की, तो उसकी बारंबारता को निर्धारित करना हो या चरों के बीच में सहज संबंध लगाना हो। जो उपकल्पना होती है तो उसमें 2 चर होते हैं, तो दोनों चरों के बीच में सहज संबंध ज्ञात करना हो और उसका विस्तार से वर्णन करना हो, तब ये अनुसंधान प्रारूप है वो काम में लिया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। गुणात्मक में गुणों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन है वो किया जाता है। और ये क्या होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं, जटिल होते हैं। जब हम गुणात्मक और परिमाणात्मक चीजों को पढ़ेंगे, रिसर्च पद्धति को, जब हमें एक टॉपिक होगा कि कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों में ये 2 विधियां आएगी, तब हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा होता है परिमाणात्मक, जिसमें चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से या संख्याओं के बारे में दर्शाया जाता है, जिसको हम संख्या के बारे में दर्शा सके। जैसे कि लोग हैं वो मतदान कितने प्रतिशत करते हैं, मतदान व्यवहार क्या है, आदत संबंधी चीजें ऐसी होती है जिनको हम संख्या में प्रकट कर सकते हैं, तो उनको हम इस रिसर्च डिजाइन में रखते हैं। ये क्या होती है, अधिक स्पष्ट होती है,
ये अधिक स्पष्ट होती है, ये आदेशात्मक होती है। अब जैसे व्यक्तित्व जो परीक्षण करना हो, व्यक्तित्व की अगर कोई बात है तो वो किस में आएगी, वो उसका गुण में आएगी कि लोग कितने दयालु, किस हद तक दयालु है, लोगों के बीच में सामाजिकता कितनी है, समाज नीति के द्वारा हम चेक करते हैं, तो वो किस में आएगी, गुणात्मक अनुसंधान में आएगी, और परिणात्मक में संख्या होती है। अब आगे है तीसरा, परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो विभिन्न चर होते हैं, दो या दो से अधिक चर होते हैं, उनके बीच में कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण इसमें किया जाता है, तब हम प्रयोगात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग है वो करते हैं। इसमें कैसे करते हैं, कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण है वो किस प्रकार से करते हैं, इसकी मुख्य बात क्या है कि उसमें परिकल्पना पहले ही निर्मित कर ली जाती है। इस प्रकार के प्रयोगात्मक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्य है, एक परिकल्पना की जांच करना, किसकी जांच करना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, और विभिन्न चरों के बीच में कार्य कारण संबंधों की जांच करना। तो ये प्रयोगात्मक है, ये थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं, ये थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो अन्वेषणात्मक में भी होता है और इसमें भी होता है, अंतर क्या है, अंतर अभी हम करेंगे भी, तीनों में अंतर क्या है। अब इसमें क्या होता है कि दो चर होते हैं, मुख्य रूप से अधिक भी चर हो सकते हैं, मुख्य रूप से दो चर होंगे, एक स्वतंत्र चर और एक प्रयोगात्मक चर। स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर, जैसे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें दो चर होते हैं। जैसे कि मेरी जो हाइपोथेसिस थी क्या थी कि आर्थिक समृद्धि से क्या होता है, मादक द्रव्य का सेवन है वो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पे दो चर हैं, एक आर्थिक समृद्धि और एक मादक द्रव्य सेवन। कोई भी हाइपोथेसिस हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि चर, ये जो आर्थिक समृद्धि है ये क्या है, स्वतंत्र चर है, और मादक द्रव्य क्या है, आश्रित चर है। ये क्या है, आश्रित चर है। आप कोई भी हाइपोथेसिस देखोगे उसमें ये दो चर तो होंगे ही होंगे। तो ये स्वतंत्र चर होता है और प्रयोगात्मक चर है जिसका हम प्रयोग करना जा रहे हैं, क्या मादक द्रव्य के कारण क्या क्या है, तो एक आर्थिक समृद्धि होगी। तो दो चर है, स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर। अब ये जो प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रारूप है, इसके तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार। एक है केवल पश्चात, ओनली आफ्टर, यानी केवल बाद में, पहले नहीं किया जाता है। एक दूसरा क्या होता है, पूर्व पश्चात, यानी बिफोर आफ्टर। ये केवल क्या है, ओनली आफ्टर, केवल बाद में। तो अगर बाद में हमें करना है तो इसके दो समूह होते हैं, दो ग्रुप लेते हैं हम, दो गांव हो सकते हैं, दो शहर हो सकते हैं, कुछ भी दो ग्रुप इसके अंदर होंगे। एक समूह को नियंत्रित समूह कहा जाता है और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। एक कंट्रोल्ड है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले भी आपको दिया होगा कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। हमें किसी सरकार के कार्यक्रम की जांच करनी है कि जागरूकता के कारण दहेज में कमी आई है, जागरूकता के कारण दहेज में कमी आ गई। तो दो चर हो गए, एक तो जागरूकता और एक दहेज, और दोनों में सहसंबंध क्या है, कमी आना, कम हुए हैं। तो अब क्या है कि ये हमारी हाइपोथेसिस है, दो चर हो गए, एक जागरूकता स्वतंत्र चर है और दहेज प्रयोगात्मक चर है। दो हमारे पास ग्रुप है, ये नियंत्रित ग्रुप है और ये प्रयोगात्मक ग्रुप है। ये कौन सा है, प्रयोगात्मक ग्रुप है। इसके अंदर हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे, इस ग्रुप में हम क्या है, जागरूकता फैलाएंगे। ये प्रयोगात्मक चर है, इस प्रयोगात्मक समूह पे हम जागरूकता फैलाएंगे। इसको है ज्यों का ज्यों छोड़ दें। नाम इसका नियंत्रित जरूर है लेकिन इसको नियंत्रित नहीं करेंगे, नियंत्रित हम इसको करेंगे। उल्टा है, यहाँ पे मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि इसको नियंत्रित करते हैं, नाम इसका क्या है, नियंत्रित समूह है, लेकिन इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे जागरूकता फैलाई जाती है। अगर उस कारण दहेज के मामले कम हुए तो ये दो चर है। तो जो भी हो, तो हमारा मकसद ये है कि दो चर होते हैं और दो प्रकार के समूह होते हैं। प्रयोगात्मक समूह पर
जिस चर का अध्ययन करना चाहते हैं उसका प्रभाव डाला जाता है, यानी जागरूकता का प्रभाव डाला, और जो अंतर आएगा वो हाइपोथेसिस को जांच के दौरान हम देखेंगे अंतर आया या नहीं आता, ये बाद की बातें। तो ये केवल है ओनली आफ्टर। अब है बिफोर आफ्टर। अब इसमें क्या होता है कि एक ही समूह होता है, इसमें तो 2 समूह थे, इसमें एक ही समूह होता है, और पहले तो उसका अध्ययन किया जाता है जब कोई चर का प्रभाव यानी जागरूकता को हम पहले नहीं लाते हैं, पहले उस गांव का अध्ययन करते हैं, उस समूह का अध्ययन करते हैं, बाद में उसका प्रभाव देखा जाता है। यानी हमने अध्ययन कर लिया, बाद में जागरूकता कार्यक्रम चलाया, और बाद में हमने क्या देखा, उसका प्रभाव देखा। तो इसमें एक ही समूह होता है, और वो कौन सा होता है, वो प्रयोगात्मक समूह होता है। कौन सा होता है, प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रित समूह नहीं होता है, नियंत्रित समूह नहीं होता है। तो प्रयोगात्मक जो रिसर्च डिजाइन है, शायद बोर होंगे आप, पर क्या करूं, मुझे वो चुटकुले बीच बीच में बताने आते नहीं हैं, तो इसलिए केवल जो ध्यान है वो केवल पढ़ाई पे ही है। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लीजिए, इसको हम अभी और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्रयोगात्मक जो शोध है उसमें क्या होते हैं, एक समूह तो होगा ही होगा, एक समूह तो अवश्य होगा। कौन सा, प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह होगा, नियंत्रित समूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक समूह अवश्य होगा। अब आगे है तीसरा प्रकार इसका, कायांतर तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट, यानी पोस्ट यानी पहले, पास्ट यानी ऐतिहासिक चीजों के बारे में, ऐतिहासिक चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी ये चीजें क्या, भूतकाल से संबंधित है, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। अगर किसी इतिहास के अंदर कोई घटना घटित हुई है, उसका प्रभाव जानने के लिए इस प्रकार का अध्ययन वो किया जाता है, कायांतर तथ्य परीक्षण। तो ये तो तीनों मुख्य अपने अनुसंधान प्रारूप हो गए। अब इनमें अंतर क्या है, अंतर देखो, अंतर को हम 2 चीजों में देख सकते हैं, एक तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है और एक उपकल्पना क्या है। उपकल्पना क्या है कि जो अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है, नंबर 1, वो विषय हमारा क्या होता है, नया होता है, अज्ञात विषय का अध्ययन किया जाता है। बाकी सब दोनों में के अंदर होता है क्या, विषय वो पूर्णतः अज्ञात नहीं होता है। तो पहली इसकी विशेषता क्या होगी कि ये अज्ञात विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है, नए विषय के संबंध में ये रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है। और इसमें उपकल्पना निर्माण पहले नहीं होता है, अंत में होता है। दूसरा जो वर्णनात्मक है, तो जिसके विषय के बारे में अच्छी जानकारी हो, तो उसमें क्या है कि उपकल्पना की व्याख्या की जाती है। वर्णनात्मक में उपकल्पना की व्याख्या की जाती है, और प्रयोगात्मक में उपकल्पना की जांच की जाती है। यानी इसमें तो अन्वेषणात्मक में तो उपकल्पना नहीं है, और उपकल्पना का निर्माण करते हैं हम। फिर जब उपकल्पना का निर्माण हो जाता है, तब हम उसका वर्णन करते हैं वर्णनात्मक में, और फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं प्रयोगात्मक में। तो इसमें उपकल्पना निर्माण किया जाता है, और प्रयोगात्मक में उपकल्पना की जांच की जाती है। तो ये उपकल्पना को लेकर तीनों में अंतर है। तो अभी जो एक मैं बात कर रहा था उसमें 3-4 जगह मैंने पढ़ा, लेकिन सब जगह ये गलत दे रखा था, तो गलत नहीं करना है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कि अन्वेषणात्मक है वो अध्ययन करता है क्या है, और जो वर्णनात्मक है वो अध्ययन करता है कैसे है, और प्रयोगात्मक अध्ययन करता है या व्याख्यात्मक अध्ययन करता है क्यों है। क्या है, कैसे है और क्यों है, ये इसके प्रश्न हैं। अब आगे है 4-5 और प्रकार हैं, वो कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक निदानात्मक, अप्लाइड रिसर्च डिजाइन। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कारणों को खोजा जाता है भी, उसके कारण क्या है, और हो सकता है कि उसका समाधान भी है वो प्रस्तुत किया जाए। निदान करना यानी कारणों की सही सही खोज करना, और फिर हो सकता है समाधान भी प्रस्तुत कर दिया जाए। फिर होता है क्रियात्मक शोध प्रारूप, एक्शन रिसर्च डिजाइन। फिर ये जो समाधान प्रस्तुत किए हैं उन पे एक्शन लिया जाता है, किसमें, क्रियात्मक शोध अनुसंधान में। फिर क्या है, एक है व्याख्यात्मक शोध प्रारूप। व्याख्यात्मक में जो क्यों है यानी कारणों पर विशेष बल दिया जाता है, समस्या या घटना के कारणों पर विशेष है वो बल दिया जाता है। और एक होता है मूल्यांकन शोध प्रारूप,
इवोल्यूशन रिसर्च डिजाइन, इसके अंदर किसी योजना, किसी विशेष चीज का, जैसे कि मैंने क्या कहा कि 4G जो डेटा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, या मोबाइल का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, अगर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये मूल्यांकन शोध प्रारूप होगा। एक सर्वेक्षण आधारित रिसर्च डिजाइन, तो सर्वेक्षण और अनुसंधान में थोड़ा सा अंतर है, इस पे भी हम एक क्लास लगाएंगे। तो जैसे इलेक्शन होते हैं तो तुरंत बाद एग्जिट पोल आता है, तो वो पहले से प्लानिंग करके की जाती है, रिसर्च डिजाइन पहले से उनका तैयार होता है। तो सर्वे आधारित जो रिसर्च डिजाइन है उनको हम सर्वेक्षण रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी के लिए भी पहले से हमें करना पड़ता है। केस स्टडी यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में संपूर्ण चीज की जानकारी प्राप्त करना। तो ये हमारे प्रमुख रिसर्च डिजाइन थे। अब हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। तो निम्न में से किस अनुसंधान प्रारूप में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है? किस अनुसंधान में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसमें नहीं होती है? अन्वेषणात्मक में नहीं होती है। और ये प्रश्न क्या है, अलग तरीके से दे रखा था, उसमें कह रहा था कि नहीं, वर्णनात्मक में नहीं होती है, अन्वेषणात्मक में होती है लेकिन वर्णनात्मक में नहीं होती है। और सबसे मजे की बात यह है कि बाकी में हो ना हो, वर्णनात्मक अनुसंधान के अंदर जो हाइपोथेसिस है वो होगी ही होगी। आगे है प्रश्न नंबर 2 कि निम्न में से कौन एक शोध संरचना नहीं है, यानी कौन सा रिसर्च डिजाइन नहीं है। तो हमने वर्णनात्मक की भी बात की, परीक्षणात्मक की बात की, अन्वेषणात्मक की बात की, परिकल्पनात्मक यानी हाइपोथेसिस टाइप रिसर्च डिजाइन नहीं होती है। रिसर्च डिजाइन का सही क्रम बताइए कि रिसर्च डिजाइन के अंदर कौन कौन से चरण हैं। ये प्रश्न है वो यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया था, 2018 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, नंबर 1 सह, फिर हम उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे, नंबर 2 फिर परिकल्पना निर्माण करेंगे, नंबर 3 और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये इनका सही क्रम होगा। आगे है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगात्मक शोध वाला अध्ययन। सामान्य बात है, बहुत ही सरल होता है, असंभव है। तो ये तीनों ही कथन है, ना तो सामान्य बात है, बहुत कम होते हैं, सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर चीजों को नियंत्रित करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरे समाज के अंदर उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम है। हमने कहा कि मोबाइल के हमें मूल्यांकन करना है, तो हमें प्रयोग करना है लोगों का, तो लोग पता नहीं अपने बस में थोड़ी रहेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, होते हैं, कम होते हैं, संभव है लेकिन कम होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आगे है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परिकल्पना का विकास करना या निर्माण करना, परिकल्पना की जांच, कारण संबंध स्थापित करना, सिद्धांतों की जांच। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, परिकल्पना का निर्माण करना, इसमें परिकल्पना निर्मित की जाती है। आगे है, ये प्रश्न है वो पिछले ही 2-3 सालों में आए, वही मैं यहाँ से उठा के लाया हूँ। निम्न में से कौन सा अनुसंधान प्रारूप नगरीय मध्यम वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसकी चर्चा हमने की थी। मताधिकार के लिए कौन सा होता है, वर्णनात्मक होता है। कौन सा होता है, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। तो ये किस प्रकार का था, मताधिकार वाला परिमाणात्मक था। आगे है विलियम एम वाहिट की पुस्तक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। पुस्तक का नाम क्या है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो ये किस प्रकार का अनुसंधान है, तो ये किस प्रकार का है, वर्णनात्मक प्रकार का अनुसंधान डिजाइन होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में कार्य कारण संबंधों वाली प्राकल्पना के परीक्षण संबंधी शोध प्रारूप क्या कहलाते हैं। यानी परिकल्पनाओं का परीक्षण किस में किया जाता है, किस प्रकार के शोध प्रारूप में किया जाता है, प्रयोगात्मक में किया जाता है। किस में किया जाता है, प्रयोगात्मक में किया जाता है।
तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट के जरूर बताइए, शेयर कीजिए। जो यूजीसी नेट फेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। और ज़्यादा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है वो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।